अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग कराची से मिशिगन। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपने केस को क्या एक्सपेडाइट कर सकते हैं। हमारे इस केस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, डीक्यू आने के बाद जो है वो इंटरव्यू लेटर नहीं आ रहा है, या इवन शुरू के स्टेजेस में आपको बहुत देर लग रही है। तो आप पूछते हैं कि क्या हम अपने केस को एक्सपेडाइट कर सकते हैं, इसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है। तो इस बारे में आज बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि आपको अगर अपना केस एक्सपेडाइट करना है तो आपको खुद भी ये पता होना चाहिए कि यू शुड हैव अ वैलिड रीज़न जो है वो बहुत वैलिड होना चाहिए। और ये कोई मतलब खुशी की चीज़ नहीं है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में ही जो है वो यूजुअली एक्सपेडाइट के केसेस जो है वो कामयाब होते हैं और इमरजेंसी सिचुएशंस को ही वो एक्सपेडाइट के लिए अप्रूव करते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग इस किस्म के रीज़न्स बनाएंगे, जो कि होता है हमारे लिए, वो मुश्किल हालात होते हैं कि आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि जो है वो आपका केस अप्रूव नहीं हो रहा है, आप स्पेशली CR1 IR1 के केसेस में। तो इस किस्म की चीज़ों को यूजुअली जो कि एम्बेसी होती है, आपके NVC होता है, ये एक्सपेडाइट के केस के लिए कंसिडर नहीं करते हैं, ना ही इन चीज़ों को इमरजेंसी कंसिडर करते हैं। यूजुअली फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं या कोई तबीयत बीमारी की चीज़ें होती हैं, उन्हीं को एक्सपेडाइट के लिए कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक अदद वैलिड रीज़न होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये कि गैदर प्रूफ ऑफ द रीज़न सिंस एम्बेसी वोंट रिलाई ऑन योर रिप्लाई। आप जो भी एम्बेसी को लिख के भेज दें कि मेरी ये सिचुएशन है, उसमें कभी भी एम्बेसी आपकी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी अनटिल आप उसको उसका जो है वो प्रॉपर एविडेंस दे। अगर जो आपकी एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट है उसका जो रीज़न है वो तबीयत ख़राबी है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है मेडिकल की, तो आपको उसके साथ प्रॉपर प्रूफ लगाने हैं। एक अनफॉर्चुनेट सा केस हमारे सामने आया था जिसमें जो हस्बैंड थे उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था और जाहिर है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, और ऐसी सिचुएशन में वो चाहते थे कि उनकी वाइफ उनके साथ हो। एम्बेसी में उन्होंने एक्सपेडाइट के लिए केस भेजा और वो अप्रूव हो गया। इस किस्म की सिचुएशन बहुत ज़ाहिर है सिवियर है और किसी के साथ ना ही हो तो बेहतर होता है, लेकिन मैं आपको अंदाज़ा लगाने के लिए बता रही हूँ कि जो एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट है उसकी सिवियरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक और चीज़ इसमें डिस्कस के लिए अहम है वो ये, कुछ लोग समझते हैं कि अगर वाइफ प्रेग्नेंट है और आप ये रीज़न देंगे कि प्रेगनेंसी और हम चाहते हैं कि साथ में हो, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी जिसमें किसी किस्म के रिस्क इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्रिटिकल चीज़ नहीं होती है, एक सेफ प्रेगनेंसी होती है, उसको NVC और एम्बेसी जो है वो एक्सपेडाइट के लिए कंसिडर नहीं करती। हाँ, अलबत्ता मैंने खुद ये केसेस देखे हैं जिनमें प्रेगनेंसी अगर क्रिटिकल हो, कोई सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो और ऐसी सूरत हाल में वो एक्सपेडाइट का केस अप्लाई करे तो समटाइम्स वो अप्रूव हो भी सकता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ईमेल जो है वो कैसी होनी चाहिए जो हम NVC को भेजें, उस ईमेल की कैसी सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि जो आपकी एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट होगी उसकी जो ईमेल होगी उसके जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ चीज़ें लाजमी शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले एक्सपेडाइट रिक्वेस्ट, आपने जो रिक्वेस्ट है वो उस पर लिखनी है। उसके बाद आपको केस ID लाजमी उसमें लिखनी है और उसके बाद आपको एप्लीकेंट नेम लिखना है। ये स्ट्रक्चर को याद रखें कि जो भी सब्जेक्ट लाइन होगी उसमें ये 3 चीज़ें लाजमी आनी है। आपको ये स्क्रीन पे भी लिखी हुई बस 3 चीज़ें दिख रही होंगी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि ईमेल बॉडी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपका जो नीचे कंटेंट होगा उसमें क्या क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले पिटिशनर का नेम लाजमी होना चाहिए, पिटिशनर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, एप्लीकेंट का नेम होना चाहिए, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, एप्लीकेंट फ़ोन नंबर होना चाहिए और इसके साथ साथ केस ID होनी चाहिए। जाहिर है इसमें आप अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें जिनको आपको मिस नहीं करना और लाजमी तौर पे इंक्लूड करना है। उसके बाद जो है वो आप जब एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो आप वहाँ यही लिखेंगे कि आपका केस की रिक्वेस्ट क्या है एक्सपेडाइट की, आप क्या इमरजेंसी की सिचुएशन आपके साथ पेश आई है, और सबसे अहम बात ये है ये बताना कि किस तरह अगर आपका केस एक्सपेडाइट हो जाए, आप जो है वो अपने पिटिशनर और बेनिफिशरी साथ में मिल के रहने लगे, तो इस चीज़ से आपको किस तरह रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपका केस एक्सपेडाइट हो जाएगा तो ये आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा रिलीफ लेके आएगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेडाइट का आपके लिए कितनी ज़रूरी है और इससे आपकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आ सकती है या अभी के हालात में कितनी बेहतरी आ सकती है। इसके साथ साथ आपको उसी डॉक्यूमेंट ज़ाहिर है ईमेल के अंदर अपने प्रूफ जो कि आपके एक्सपेडाइट रिक्वेस्ट के जो एविडेंस होंगे, प्रूफ होंगे कि क्यों इसकी ज़रूरत है, वो प्रूफ को लाजमी अटैच करना है। 2 फ़ोन नंबर्स देना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि इन केस वो पिटिशनर से, बेनिफिशरी से, दोनों से किससे भी कॉन्टैक्ट कर सकें।
कोई फर्दर क्वेश्चंस हो तो वो आपको उसके लिए राब्ता कर सकें। इसके बाद इन चीज़ों को याद रखना है कि एनवीसी जो है वो आपका केस को रिव्यू करेगी और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होगी, अगर और मांगनी होगी वो आपसे मांग लेगी। और एनवीसी इस केस को अगर कंसिडर करेगी, उसको लगेगा कि ये वाकई एक वैलिड रीज़न है, तो वो इसको फिर एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देगी। एम्बेसी बेसिकली एनवीसी आपके केस को रिव्यू करेगी, डॉक्यूमेंटेशन को, और उसके बाद उस केस को वो सेंड कर देगी एम्बेसी को। अब इट्स टोटली अप टू कॉन्सुलेट की मर्जी कि कॉन्सुलेट आपकी इस चीज़ को अप्रूव करे एक्सपेडाइट केस को या नहीं करे। तो ये कॉन्सुलेट या एम्बेसी ही डिसाइड करती है कि जो है आपका केस एक्सपेडाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो कॉन्सुलेट की डिसाइड करने की जो है वो होती है, मर्जी होती है, कॉन्सुलेट डिसाइड करे। लेकिन आपकी तमाम तर कम्युनिकेशन इससे पहले कि आपका केस कॉन्सुलेट तक जाए पहले एनवीसी से ही रहती है। आप एनवीसी को ही ईमेल लिखते हैं, सारा कांटेक्ट आप एनवीसी से करते हैं, आप एम्बेसी को बार बार ईमेल्स नहीं करते हैं। और वंस आपका केस जो है वो एनवीसी ने एम्बेसी ट्रांसफ़र कर दिया या कॉन्सुलेट ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद हाँ आप एम्बेसी को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं उसका स्टेटस क्या है, ये जो भी चीज़ है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आपका केस एनवीसी के पास होता है तो एम्बेसी को उस तक कोई इख्तियार नहीं होता, कोई उस तक रसाई नहीं होती। और जब आपका केस एम्बेसी के पास होता है तो एनवीसी उसको जो है वो किसी किस्म की डीलिंग में फिर इन्वॉल्व नहीं होता। तो लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको किस वक्त पे किसको कम्युनिकेट करना है और किस वक्त पे किसको ईमेल लिखनी है। तो जो ईमेल एड्रेस है जिस पे आपको ये अपनी ईमेल भेजनी है, एक्सपेडाइट की रिक्वेस्ट करनी है, वो जो है आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शामिल कर दूँगी। उम्मीद है कि अगर आपके लिए वाकई हालात बहुत मुश्किल हों और आपको एक्सपेडाइट केस की ज़रूरत हो तो लाजमी तौर पे आपके केस एक्सपेडाइट हो जाएं और वो अप्रूव हो जाएं एम्बेसी के थ्रू। अपनी चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको देखना है कि आपका केस में कितनी वैलिडिटी है एक्सपेडाइट के लिए, तो अगर आप किसी लॉयर अटर्नी से रब्ता करना चाहते हैं तो उनसे भी डिस्कस करके फ़ैसला कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक वैलिड रीज़न के साथ ही एक्सपेडाइट जो है वो अप्रूव होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।